हेलो 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 दोस्तों। स्वागत है आपका आई हैव अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। इन टुडेज क्लास वी विल बी डिस्कसिंग द करंट अफेयर्स ऑफ अगस्त। द फर्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग एडमिशन टू सैनिक स्कूल्स। किनका? देखिए, बॉयज़ का तो होता ही था, पर अब गर्ल्स का भी ऑर्डर आ चुका है कि नाउ द गर्ल्स विल बी एडमिटेड टू सैनिक स्कूल्स एज वेल एज दे आर एलिजिबल टू सिट इन द एग्ज़ाम्स ऑफ एनडीए ऑल्सो। सो इसी पे था पूरा आर्टिकल। हमारे देश में 33 सैनिक स्कूल्स हैं। सैनिक स्कूल्स एक तरह से बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं। किन के लिए? अभी तक तो बॉयज़ के लिए ही थे, बट अब गर्ल्स भी परमिट हो चुकी हैं। एम क्या है टू स्टैब्लिश द सैनिक स्कूल्स? वी हैव टू प्रोवाइड द बेसिक एजुकेशन टू अ चाइल्ड एज वेल एज to provide some military etiquettes and ethics in the early stages of the growth of the child. So एक तरह से ये एनडीए के एस्पायरेंट्स को प्रिपेयर करता है छोटी सी उम्र से ही। सैनिक स्कूल्स का एफिलिएशन सीबीएसई से होता है। सैनिक स्कूल्स 1961 में इंट्रोड्यूस करे गए थे। प्राइमरी एम बता चुका है, फिजिकली एंड मेंटली प्रिपेयर करना है चाइल्ड को फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी, डेट इज़ एनडीए। और ये थी करंट अफेयर्स की न्यूज़। दिस विल बी द फर्स्ट टाइम दैट सैनिक स्कूल विल एडमिट गर्ल्स इन क्लास 6th। और ये थी एक और न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड दैट गर्ल्स टू बी परमिटेड इन एग्ज़ाम्स ऑफ एनडीए, जो 5 सितंबर को हो रहा है ना। सो उसी में इंटरिम ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। It is an international treaty for the conservation and sustainable use of wetlands. 171 parties हैं, India is also a member. At the center of the Ramsar philosophy क्या है? बस ये लिखा है, you have to use the services of wetlands in a specific manner, और उसी को बोल दिया गया wise use of wetlands. So it doesn't give any orders to the government of a country. बस यही बोला गया है, wise use करो जो भी आपके पास wetlands है उनका। At the time when a country is giving ratification to this convention, it must designate at least one wetland as a wetland of international importance. सबसे ज़्यादा किसके पास है? यूनाइटेड किंगडम के पास 175, देन कम्स मैक्सिको विद 142। बोलिविया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर रामसर कन्वेंशन। आपको पता है 2 कंट्रीज इन साउथ अमेरिका, बोलिविया एंड पराग्वे, आर लैंडलॉक्ड। एंड पराग्वे से क्या निकलती है? यस, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बाइफर्केट्स पराग्वे इनटू 2 पार्ट्स, नॉर्थ एंड साउथ पराग्वे, तो ये भी याद रखना। इंडिया में कितनी है? नाउ द टोटल स्टैंड्स एट 46। देर आर सम वेटलैंड्स वेयर इकोलॉजिकल चेंजेस इन द करेक्टर ऑफ अ वेटलैंड हैज़ ऑकर्ड और is occurring or is likely to occur in the near future due to technological developments, pollution और other human interference. So ऐसे wetlands को एक रिकॉर्ड में रख दिया जाता है अंडर रामसर कन्वेंशन, एंड दैट इज कॉल्ड मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड. So it is maintained as part of Ramsar list. In India, we have 2 sites in Montrex records. Which are they? Keolado or Kevladev National Park in Rajasthan and Loktak Lake in Manipur. पहले चिल्का लेक भी था इसमें जो उड़ीसा में है, बट अब मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से हटा दिया गया है चिल्का लेक. लेटेस्ट जो एडिशन है इंडिया में इन रामसर साइट्स वो कौन है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क एंड भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हरियाणा एंड थोल एंड वाधवन इन गुजरात. तो ये लेटेस्ट एडिशन है इन रामसर लिस्ट. द नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग बायो इंडिकेटर्स. सो बायो इंडिकेटर्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज plants, plankton, animals, microbes, and these are used or observed to assess the health of the natural ecosystem. कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं. लाइकेंस किसका होता है? अलगी प्लस फंजाई का मिक्सचर, उसको लाइकेंस बोला जाता है. सो लाइकेंस आर पावरफुल बायो इंडिकेटर्स फॉर एयर क्वालिटी. जहाँ एयर क्वालिटी अच्छी होगी देयर वी विल फाइंड लाइकेंस. फ्रॉग्स, जहाँ भी कोई फ्रेश वाटर हैबिटेट होंगे वहाँ आपको फ्रॉग्स मिलेंगे ही. जैसे अगर आप डेजर्ट में कहीं जा रहे हैं और दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है, आपको समझ भी नहीं आ रहा, आपको बस रेत ही दिख रही है.
वेन एवर यू विल फाइंड फ्रॉग, आप समझ जाना कि आस पास कहीं कुछ पानी की डिप्रेशन है। अंडरस्टूड? सो फ्रॉग इज़ अ बायो इंडिकेटर। देन अल्गल ब्लूम्स, वेर एवर इन द aquatic ecosystem you will find algal blooms. It means there is influx of N and P, nitrogen and phosphorus fertilizers in that particular aquatic body. So तभी वहाँ algal bloom हुआ है। और ये था न्यूज़ में। लास्ट इज ड्रैगन फ्लाई। सो ड्रैगन फ्लाई इज़ ऑल्सो अ बायो इंडिकेटर। इसी का सेंसस किया गया था दिल्ली और आसपास के एरिया में, एंड दिस वाज सेकेंड सेंसस। तो ये याद रखना। किसने ये सेंसस कंडक्ट करवाया था? WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, एंड बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। थोड़ा सा एलिफेंट्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि पिछले से पिछले साल UPSC ने एक ऐसा ही क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि द हेड ऑफ द एलिफेंट प्राइड इज़ अ फीमेल। तो ऐसा कुछ पूछ दिया था। देन एलिफेंट्स की प्रेगनेंसी पे पूछ दिया गया था। बट उस क्वेश्चन में अगर आपने थर्ड स्टेटमेंट ढंग से पढ़ी होगी तो आपको पूरा क्वेश्चन आ जाता। उसमें ऐसा था कि मान लीजिए कोई भी MP हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स, सो डेट वाज इनकरेक्ट। अगर आपको इतना पता होता कि कर्नाटका हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स, सो यू कैन मार्क डेट क्वेश्चन करेक्टली। सो अब देख लेते हैं। A total of 186 elephants were killed after being hit by trains across India between इतना एंड 2020, मतलब 2010 से 2010 साल में हमने 186 एलिफेंट्स की जान गंवा दी है। कैसे? बिकॉज दे गॉट हिट बाय ट्रेन्स। तो यही थी न्यूज़। असम में ये डेथ टोल सबसे हाईएस्ट है। एलिफेंट्स आर कीस्टोन स्पीसीज, इट मीन्स दे गवर्न होल ऑफ इकोसिस्टम। प्रोजेक्ट एलिफेंट भी चलाया हुआ है हमने, 1992 में चलाया था, एंड इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जस्ट लाइक प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर इज़ ऑल्सो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। एलिफेंट सेंसस वी कंडक्ट इन इंडिया इन एवरी 5 years। ये मैंने अभी आपको बताया। कर्नाटका हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स फॉलोड बाई असम एंड केरला। प्रोटेक्शन स्टेटस देख लेते हैं एशियन एलिफेंट्स का। IUCN एंडेंजर्ड साइट्स के अपेंडिक्स 1 में। साइट्स किसने बनाई है? एक IUCN की कन्वेंशन हुई थी, उसमें साइट्स बनी है, और अब ये UN को रिपोर्ट करती है। देन इंडियाज़ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 Schedule 1, इट मीन्स हाईएस्ट प्रायोरिटी, हाईएस्ट सिक्योरिटी। मच अवेटेड आर्टिकल प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स। तो MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसने नोटिफाई कर दिए हैं 2021 के प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, दस प्रोहिबिटिंग आइडेंटिफाइड सिंगल यूज़ प्लास्टिक बाय 2022। सिंगल यूज़ प्लास्टिक कौन कौन से होते हैं? जैसे आप देखते नहीं हो कि कोई कटलरी है प्लास्टिक की, जैसे राजधानी में मिलती है, टेबल स्पून, ये सब। सो डेट आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक। वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड ऑल्सो। अभी इस स्लाइड पे फोकस करते हैं। तो क्या प्रोहिबिट किया है? द मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड यूज़ ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक। एग्जाम्पल आपको देखना है सिंगल यूज़ प्लास्टिक का। सो पॉलीस्टायरीन एंड एक्सपेंडेड पॉलीस्टायरीन कमोडिटीज़ कब से प्रोहिबिट किए हैं? 1 जुलाई 2022। तो इसके अंडर क्या क्या आ जाएगा ये देखिए। ईयरबड्स विथ प्लास्टिक स्टिक्स फॉर बैलून्स, प्लास्टिक फ्लैग्स, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स, पॉलीस्टायरीन मतलब थर्मोकॉल फॉर डेकोरेशन। तो आपको सब चीज़ें याद नहीं करनी, ये मैंने बस एग्जाम्पल के लिए डाल दिए हैं। तो ये देख लिया हमने, ये भी देख लीजिए। प्लेट्स, कप्स, ग्लासेस, जो भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो सब बैन हो गए। थिकनेस देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। थिकनेस ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग्स टू बी इंक्रीज फ्रॉम 50 माइक्रॉन्स। इन 2016 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, द size of the plastic was 50 microns, but now it has been increased to 75 microns from 30th September 2021 and to 120 microns from the 31st December 2022। तो फेज़ वाइज हमने थिकनेस ऑफ प्लास्टिक बढ़ा दी है। इससे होता क्या है? अगर हम थिकनेस ऑफ प्लास्टिक बढ़ा रहे हैं तो इससे होता क्या है? देखिए, सेग्रीगेशन में बहुत इंपॉर्टेंट आता है एंड रिसाइकलिंग में भी बहुत ईजीनेस आती है। सो इसीलिए हमको थिकनेस बढ़ानी पड़ती है प्लास्टिक की। सो इन रूल से क्या हुआ? इन रूल से ये होगा, प्रमोशन हो जाएगा टू स्टॉप द लिटरिंग ड्यू टू लाइट वेट प्लास्टिक कैरी बैग्स।
जब भी हम दुकान पे जाते हैं तो हम अपना बैग भूल जाते हैं और वहीं से सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लेते हैं और हम फेंक देते हैं। पहली बात तो उसको रिसाइकलिंग करना पड़ेगा, एंड सेकंड बात उसकी थिकनेस बहुत कम थी तो अब बढ़ा दी है, तो रिसाइकलिंग में भी ईजीनेस आ जाएगी। और भी इसमें कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, लाइक गाइडलाइंस फॉर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी। दिस EPR was included और inculcated in 2016 प्लास्टिक रूल्स। इसमें ये बोला गया था कि जो भी प्रोड्यूसर है एक पर्टिकुलर आइटम का, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कलेक्ट करे द वेस्ट प्रोडक्ट्स। कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स? दोज हुज यूटिलिटी हैज़ बिन वैनिस्ड। मतलब आपने एक आईफोन ख़रीदा, मान लीजिए ये आपने 4 साल यूज़ किया, अब आपको इसको फेंकना है। सो एप्पल हैज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट दिस यूज्ड आईफोन्स और इन्हें अच्छे से रिसाइकल करें। मैंने आईफोन का एग्जांपल लिया है, बट हम यहाँ प्लास्टिक्स की बात कर रहे हैं। अंडरस्टूड? तो यही लिखा हुआ है, एनवायरमेंटल पॉलिसी अप्रोच इन विच अ प्रोड्यूसर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी for a product is extended to the post consumer stage of a product's life cycle. Whenever there is a stoppage on the product's life cycle, then it is the responsibility of the producer to recycle it in a very environmental friendly manner. So इसी चीज़ को लीगल फोर्स मिल गया है इन द 2021 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। तो अब ऐसी चीज़ें जो भी हमने पहले प्रोविजंस डिस्कस किए उसमें नहीं आते, वो अब आ जाएंगे EPR के अंडर। इसका मतलब एट द एंड ऑफ द लाइन वी हैव टू रिसाइकल एंड रीयूज़ द प्लास्टिक वेस्ट। ये मैंने बताया था, एग्जांपल्स आपको दिखा दूंगा, ये रहे। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ रिगार्डिंग द हैती। तो लोकेशन देख लेते हैं। ये देखिए कैरेबियन आइलैंड है, यहाँ है हमारा हैती। ऑल्सो वी विल सी नेबरिंग कंट्रीज़, हियर इज़ क्यूबा, यहाँ जमाइका है। ये है सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टारिका, पैनामा चैनल जो भी बोल लो, अटलांटिक को पैसिफिक से ज्वाइन करता है। यहाँ आ जाती है हमारे पास कोलंबिया, ये कोलंबिया है। इधर वेनेजुएला है, काराकास इसकी राजधानी है। देन यहाँ ये ग्यूना आ जाता है, सूरीनाम आ जाता है, यहाँ फ्रेंच ग्यूना आ जाता है। तो ये सब आप थोड़ा सा देखते रहिए। ये पूरा वेस्ट इंडीज़ आ जाएगा यहाँ, ये पूरा वेस्ट इंडीज़ है, ये जो आप छोटे छोटे आइलैंड देख रहे हो। तो हैती की लोकेशन का है, कैरेबियन आइलैंड है, इतना याद रखना। नाउ द फेमस इंदिरा साहनी केस, वापस हमेशा न्यूज़ में रहता है तो पूरा हम रिवाइज कर लेते हैं। क्या बोला गया था इंदिरा साहनी केस में? देखिए मंडल कमीशन आया था जिसने 27% रिजर्वेशन ग्रांट किया था टू द अदर बैकवर्ड क्लासेस को। सो आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस रिजर्वेशन अ केस हैज़ बिन फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड द जजमेंट ऑफ दैट केस इज़ नोन एज इंदिरा साहनी केस ऑफ 1992। देख लेते क्या क्या बोला गया था। बैकवर्ड क्लासेस अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4, जो कि रिजर्वेशन का आर्टिकल है, कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया ओनली, बट द कास्ट सिस्टम ऑल्सो नीड्स टू बी कंसिडर्ड। अगर सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो देखिए, कोई भी कास्ट बस कास्ट के नाम से आप उसको रिजर्वेशन नहीं दे सकते, उसकी इकोनॉमिक क्राइटेरिया भी आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। समझ गए? इट मीन्स ओनली ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया और ओनली ऑन कास्ट यू कांट प्रोवाइड रिजर्वेशन, बट इफ़ वी अप्लाई बोथ द केसेस एंड इट इज़ टेंडिंग टू बी ट्रू कि एक कास्ट है वो बैकवर्ड है, एंड येस वी कैन प्रूव इट बाय देयर इकोनॉमिक कंडीशंस, येस then these caste will be eligible for the reservation purposes. So this was the first point in the Indira Sahani case. The next is the concept of creamy layer has to be introduced, in which the persons who are economic well off will be excluded from the reservation policy. तो ये था हमारा सेकेंड चीज़। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 does allow the classification of backward classes into backward and more backward। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। रिजर्वेशन शैल नॉट एक्सीड 50%, यही सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया था कि 50% से ऊपर आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। इसमें यह भी बोला गया था कि रिजर्वेशन इन प्रमोशंस शैल नॉट बी अलाउड, बट लेटर पार्लियामेंट हैज़ एनेक्टेड अ पर्टिकुलर बिल इन विच रिजर्वेशन इन प्रमोशन is allowed for the depressed classes।
और ये लास्ट पॉइंट तो जनरल है, एनी न्यू डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग क्राइटेरिया वर टू बी रेज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट ओनली। एक ये नोट है, आपको कभी भी एमसीक्यू में प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए यूज़ हो सकता है। स्टेट्स एज वेल एज सेंटर बोथ कैन प्रोवाइड रिजर्वेशन एंड दिस रिजर्वेशन पॉलिसी कम्स अंडर अ बिगर टर्म, लार्जर टर्म दैट इज नोन एज अफर्मेटिव एक्शन। अंडरस्टूड? Then again in 2006 Supreme Court laid certain other provisions regarding the reservation, और ये केस था एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने? एससीज एंड एसटी शुड बी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, तभी उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा दीजिए। अगर देयर इज़ नो एडिक्वेट रिजर्वेशन फॉर एससी एंड एसटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आप तभी उनको रिजर्वेशन दीजिए। तो मतलब इसका क्या है? Yes, SC and ST should be socially and educationally backward, but if they are adequately presented in the public jobs, public service jobs, तो ऐसा नहीं है फिर भी आप उनको रिजर्वेशन दे रहे हो, नहीं। If they are not adequately present in the public employment, then only you can give them reservation. And the last is, it shall not affect the overall है ये, overall efficiency in the एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब देखिए, रिजर्वेशन पॉलिसी अगर इम्प्लीमेंट होती है, इट डज नॉट मीन दैट यू विल सिंपली गेट प्रोमोटेड टू अ हायर लेवल। नो, यू हैव टू क्लियर दिस हर्डल। ठीक है, जनरल को भी हर्डल क्लियर करनी है, आपको भी हर्डल क्लियर करनी है, बस आपको हम थोड़ा सा हेल्प कर देंगे। कैसे? अगर जनरल की कट ऑफ है 90, तो आप ले आइए 50 एंड यू विल गेट योर रिजर्व्ड सीट। सो थर्ड का मतलब, जो थर्ड पॉइंट है उसका मतलब यही है कि ओवरऑल एफिशिएंसी इन द एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी मेंटेन्ड बाय अ मिनिमम कट ऑफ। ऐसा नहीं है आपको फ्री में आपको कोई पोस्ट दे देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज़ द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ द रिजर्वेशन पॉलिसी इन इंडिया। एसटी को कितना दिया है हमने? 7.5, एससीज़ को 15, ओबीसी को 27, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो भी अभी लेटेस्ट है उसको 10%, सो टोटल गेट्स 59.50। सुप्रीम कोर्ट पे ऑफकोर्सली प्ली पड़ी होगी, तो देखते हैं जो 50% से ऊपर चले गया इसमें क्या हो बदलाव होते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ रिगार्डिंग नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। देखिए, एक गवर्नमेंट ने स्कीम स्टार्ट की थी इन 2019, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। सो इसी को अब फंड करने के लिए रुपए चाहिए, तो रुपए ही जमा करने के लिए नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें क्या होगा? द असेट्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब पीएसयू भी हो सकती है, देन गवर्नमेंट की कोई बिल्डिंग्स हो सकती हैं विच आर नॉट इन यूज़, या उनको अंडर यूटिलाइज्ड किया जा रहा है। सो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट विल गिव द सर्विसेज और रेवेन्यू राइट्स टू द respective private members. Now the private players will introduce some technological advancements and start generating their revenues by giving services from this PSU. Understood? So this national monetization pipeline is transferring the revenue rights and not the ownership, बहुत ही important है, of the projects. अब ये जो गवर्नमेंट ये PSUs के बिल्डिंग्स और इन सब को टेक्नोलॉजी को प्राइवेट प्लेयर को दे रही है, सो ऑफकोर्सली इट विल चार्ज सम रुपीज़। तो ये जो प्राइवेट प्लेयर है इस पीएसयू के बदले गवर्नमेंट को कुछ रुपए दे देंगे, एंड दिस रुपीज़ गवर्नमेंट विल पुट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। अंडरस्टूड? सो बस ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए है ये स्कीम, ये याद रखना, ग्रीन फील्ड के लिए नहीं है। ब्राउनफील्ड क्या होते हैं? द प्रोजेक्ट्स विच आर ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड, और उसकी आपको या तो कैपेसिटी बढ़ानी है, 3 4 5 करनी है, तो इनको बोलते हैं ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स। ग्रीनफील्ड मतलब एक आपके पास बंजर ज़मीन पड़ी है, उसके ऊपर आप फ्रॉम द बॉटम यू आर स्टार्टिंग एवरीथिंग कंस्ट्रक्शन एंड एनी अदर सर्विस, तो उसको बोला जाता है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। अंडरस्टूड? तो ये ब्राउनफील्ड के लिए है। 4 ईयर पीरियड है इसका, 2022 से 2025 तक। जो रेवेन्यूज़ हमने अप्रॉक्सीमेटली लगाए हैं वो सबसे ज़्यादा हमें आएंगे रोड से, मतलब जो रोड्स का मोनेटाइजेशन होगा वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देगा फॉर द गवर्नमेंट, देन रेलवेज, देन पावर ट्रांसमिशन। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ फ्रॉम द एनवायरनमेंट सेक्शन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या था ये? ओडीएस के लिए ये
ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के लिए। एग्जाम्पल क्या है ODS के? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFCs, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म एंड हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स। आप इन सब में देख सकते हैं कि फ्लोरो टर्म इज कॉमन। सो जो भी फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स हैं डेट आर कॉजिंग ओजोन सॉरी डेट आर सेड टू बी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब साइन हुआ था? 1987 में। देखिए वियना कन्वेंशन आई थी ऑन द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। सो इट वाज जस्ट अ कन्वेंशन. So every convention needs a implementation protocol. So that is nothing but Montreal Protocol. Understood? And in 2016 there is 8th amendment done to this Montreal Protocol, that is known as Kigali Amendment. देखिए CFC और HCFCs को कर्व करने के लिए, बिकॉज दीज आर ODS, तो इनको कर्व करने के लिए वी हैव डेवलप्ड अ सब्सटीट्यूट नोन एज hydrofluorocarbon HFC. But later we realized this HFC is a very potent greenhouse gas. It means HFC is not ODS but it is greenhouse gas, और वो भी बहुत ही पावरफुल. अंडरस्टूड? सो अब हमें दिक्कत आ गई, तो हमने क्या किया? इस HFC का एक प्रोविज़न that we will reduce 80 to 85% of this HFC from baseline until 2045. ये हमने प्रोविज़न डाल दिया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में. तो अब इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसका सॉल्यूशन अगर आप यूज़ करना चाहो इन सॉल्विंग द MCQ तो कैसे करोगे? देखिए स्टेटमेंट आ जाएगी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओनली डील्स विद ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस. सो इट इज़ करेक्ट और इनकरेक्ट? इट इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि ये ओनली वर्ड आ गया इधर. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आफ्टर किगाली अमेंडमेंट इज डीलिंग विद बोथ कर्बिंग ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एज वेल एज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस. तो ऐसे आपकी नॉलेज का यूज़ करिए इन डिफरेंट MCQs. तो मैंने बताया HFC इज़ नॉट ODS बट इट इज़ अ पावरफुल ग्रीन हाउस गैस. नेक्स्ट आर्टिकल इज़ रिगार्डिंग जन शिक्षण संस्थान. 2000 में ये आया था. क्या है देख लेते हैं. इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ये जो संस्थान होते हैं ना, ये वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं टू द नॉन लिटरेट, नियो लिटरेट्स एंड द पर्सनस हु आर स्कूल ड्रॉप आउट्स. अंडरस्टूड? एज कितने से कितने के बीच में होनी चाहिए? 15 to 45 ईयर्स. सो ऐसे पर्सनस को दीज जन शिक्षण संस्थान प्रोवाइड वोकेशनल स्किल्स इन अ नॉन फॉर्मल मोड. प्रायोरिटी ग्रुप्स क्या हैं? वुमेन, SC, ST, माइनॉरिटीज़ एंड OBCs. इम्प्लीमेंट कौन करता है? देखिए NGOs के द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती है, बट 100% ग्रांट्स विल बी गिवन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट आर्टिकल इज़ रिगार्डिंग कजाकिस्तान. थोड़ा मैप देख लीजिए. यहाँ ऊपर रशिया है पूरा, इधर हमारे पास चाइना है, किर्गिस्तान है. देखिए अफ़गानिस्तान बहुत न्यूज़ में, तो अफ़गानिस्तान से ही हम याद करते हैं ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़. अफ़गानिस्तान के ऊपर ताजिकिस्तान एंड किर्गिस्तान. अंडरस्टूड? और ईरान, ये ईरान है, और ईरान के ऊपर तुर्कमेनिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान. देखिए ये रहा U और यहाँ है U, तो ऐसे याद कर लीजिए. इधर है ताजिक, एक ई की साउंड आ रही है, यहाँ भी किर्गिस. ठीक है, तो ई की साउंड आती है यहाँ. और देखिए टी दोनों नीचे है और ऊपर वाले दोनों ऊपर है, अलग है, मतलब समझ जाइए आप. तो अफ़गानिस्तान से ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान एंड ईरान से तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, और उसके ऊपर आ जाता है हमारे पास कजाकिस्तान. ये लेक बलखास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए. अच्छा, कजाकिस्तान की राजधानी आपने सुनी होगी अस्थाना, बट द नेम हैज़ बीन चेंज टू नूर सुल्तान. नाउ अ कंट्रीज नेम हैज़ बीन चेंज्ड इन आई थिंक 2018 और 19. कौन सी कंट्री थी? अ कंट्री इन साउथ अफ्रीका. हाँ जी, सही सुन रहे हो आप. अ कंट्री इन साउथ अफ्रीका, डेट इज़ स्वाजीलैंड. सो स्वाजीलैंड नेम हैज़ बीन चेंज टू ईस्वातिनी. सो यही UPSC ने उठा के पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ बीन करेक्टली मैच्ड विद देयर प्रीवियस नेम्स. अब सारी जो भी कंट्रीज़ थी उनका तो ज़रूरी था नहीं, बस
एक ही अगर आपको याद रहती है कि स्वाजीलैंड को ईस्ट स्वातिनी कर दिया है, सो यू कैन मार्क दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन करेक्टली। सो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि कज़ाकिस्तान की नूर सुल्तान है, याद रखना। यहाँ ये कैस्पियन सी से भी टच करता है। उज़्बेकिस्तान देखिए लैंड लॉक्ड है, तो ये अच्छे से आप याद रखिए। द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ रिगार्डिंग आर्टिक काउंसिल। कब बनी थी? 1996 में। इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, क्या करता है? वही घिसा पिटा चीज़, प्रोमोटिंग कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, इंटरेक्शन अमंग द आर्टिक स्टेट्स। मेन बात क्या याद रखनी है? मेन बात याद रखनी है, इंडिया इज़ ओनली अ ऑब्जर्वर एंड नॉट अ मेंबर टू दिस आर्कटिक काउंसिल। कौन कौन से देश आते हैं ये देख लीजिए। ये रहा हमारे पास आर्कटिक ओशियन का रीजन, मतलब जो नॉर्थ पोल है हमारे पास, और ये रही सारी कंट्रीज़। अच्छा, अगर आप ध्यान से यहाँ देखें तो एक मैप की इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। देखिए नॉर्वे है ना, ये पूरा कवर कर लेता है स्वीडन को। इट मीन्स स्वीडन इज़ नॉट टचिंग द आर्टिक ओशियन। देख पा रहे हैं आप? बड़े मैप में भी आप एक बार जाके देखना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ रिगार्डिंग द इंग्लिश चैनल। तो देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है ये। यहाँ हमारे पास यूके है, यहाँ हमारे पास पूरा नॉर्थ सी आ जाता है। देन यहाँ हमारे पास थोड़ा सा आ जाएगा डेनमार्क आ जाएगा, फिर यहाँ हमारे पास बाल्टिक सी आ जाएगा। देखते रहिए मैप में, आपको समझ में आता रहेगा। फिर यहाँ बाल्टिक कंट्रीज़ आ जाएंगी, एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया। ठीक है, यहाँ हमारे पास स्ट्रेट ऑफ डोवर है। इंग्लिश चैनल स्ट्रेट ऑफ डोवर को नॉर्थ अटलांटिक ओशन से जोड़ता है, और नीचे हमारे पास यहाँ फ्रांस है। ठीक है, तो इंग्लिश चैनल इज़ बिटवीन इंग्लैंड और यूके एंड फ्रांस। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का आर्टिकल है रिगार्डिंग इकोनॉमिक सेक्शन। देखते हैं डिटेल्स अबाउट इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। अंडरस्टूड? मर्केंडाइज और मर्चेंडाइज ट्रेड 2021 में देर वॉज अ डिक्लाइन इन बोथ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, बट देर इज़ मोर डिक्लाइन इन इम्पोर्ट्स रादर दैन इन एक्सपोर्ट्स। तो ये अच्छी बात है ना? यस, बिल्कुल अच्छी बात है। सो मतलब ट्रेड डेफिसिट हमारा कम हो गया इन 2021 इफ़ वी कंपेयर इट विद द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स। करंट अकाउंट बैलेंस देख लीजिए। जब हमारा ट्रेड डेफिसिट लोअर हो गया, इसका मतलब वी हैव इंक्रीज इन द इनकम इन द करंट अकाउंट बैलेंस। सो इसका मतलब इस बार हमारे पास करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं सरप्लस है फॉर द फर्स्ट टाइम इन 17 ईयर्स। अंडरस्टूड? टॉप 3 एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ ऑफ इंडिया: पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ड्रग फॉर्मुलेशंस, पर्ल्स एंड प्रेशियस स्टोन्स। याद रखना। टॉप 3 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडिया: यूएसए, चाइना एंड यूएई। टॉप 3 इंपोर्ट कमोडिटीज़ जो इंपोर्ट कर रहे हैं हम: क्रूड ऑयल। देखिए क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इसका मतलब हमारे पास बहुत ही बड़ी बड़ी रिफाइनरीज हैं। वी इंपोर्ट क्रूड ऑयल एंड वी एक्सपोर्ट द रिफाइंड पेट्रोलियम। तो ये याद रखना। और क्या है जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड गोल्ड। तो गोल्ड भी याद रखना। 3 इंपोर्ट सोर्सेज कौन सी हैं? चाइना, यूएसए एंड यूएई। तो इसमें हमारा सबसे बड़ा चाइना है, देन यूएसए, देन यूएई। एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा यूएसए है, देन चाइना है, देन यूएई है। हाईएस्ट ट्रेड डेफिसिट किसके साथ है? हमारा चाइना के साथ है। मोस्ट फेवरेबल ट्रेड बैलेंस किसके साथ है? हमारा यूएसए के साथ है। बट यूएसए के लिए हमारा जो इंडिया का ट्रेड है वो क्या है? ट्रेड डेफिसिट है इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूएसए। पर हमारे पास ईजीनेस है, रेस्ट्रिक्शंस ज़्यादा है नहीं, तो हमारे लिए यूएसए का ट्रेड मोस्ट फेवरेबल है। ठीक है, तो ऐसे कंपैरिजन में होती हैं चीज़ें। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ रिगार्डिंग सस्पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा। तो देखिए रूल्स ऑफ बिजनेस बुक में है ये। तो 2 तरीके से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा को सस्पेंड किया जाता है। तो रूल नंबर 374 एंड रूल नंबर 374 अमेंडमेंट, ए मतलब अमेंडमेंट। सो पहली बात तो मेंबर इज़ नेम्ड बाय द स्पीकर। जो भी स्पीकर होते हैं वो नेम कर देंगे कि इस मेंबर ने अनरूली बिहेवियर या अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ करी है। दैट मोशन हैज़ बीन मेड बाय द स्पीकर एंड देन इट इज़ वोटेड बाय द मेंबर्स। तो अगर वोट हो गई है अच्छे से, सो मेंबर इज सस्पेंडेड। और मैक्सिमम पीरियड ऑफ सस्पेंशन क्या है? टिल द एंड ऑफ अ सेशन। देन अमेंडमेंट क्या करी गई है? देखिए, मेंबर इज नेम्ड बाय द स्पीकर एंड स्पीकर इटसेल्फ विल डिक्लेयर दैट द मेंबर इज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। सो दीज रूल्स आर इन रिलेशन विद द members of Lok Sabha.
दिस रूल 374A इज नॉट और विल नॉट बी एप्लीकेबल इन द केस ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। इसका मतलब राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, उनके पास ये डायरेक्ट पावर नहीं है कि बस नेम करके इनको सस्पेंड कर दिया। राज्यसभा के चेयरमैन को नेम करना पड़ेगा, देन एक मोशन अलग से लानी पड़ेगी, देन उस पर वोटिंग होगी, एंड इफ़ इट हैज़ बिन पास्ड देन द मेंबर स्टैंड्स सस्पेंडेड। तो अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग मोपला रिबेलियन ऑफ 1921। या तो इसको मपिल्ला भी बोलते हैं, मालाबार भी बोलते हैं। कैसी थी ये? एक आर्म्ड रिवॉल्ट थी, वायलेंस बहुत ज़्यादा हुआ था इसमें। कहाँ थी? नॉर्दर्न केरला में हुई थी। देखिए ये जो मोपला थे वो टेनेंट्स थे, ठीक है। देन इनको लैंडलॉर्ड्स बना दिया, देन ब्रिटिश आ गए तो इनको वापस टेनेंट्स बना दिया, ठीक है। तो हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड दीज मुस्लिम टेनेंट्स, जिनको मोपला कहा गया, इनके बीच में बहुत ही लड़ाई हो गई। तो ये जो मोपला रिबेलियन है, ये इसी के लिए नाम दिया गया है। कहाँ हुई थी ये इंपॉर्टेंट है, केरला में। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। कब हुई थी लॉन्च ये स्कीम? 2016 में। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है ये? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। एम क्या है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का? 3-4 टर्म याद रखिए। वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट एलपीजी टू बिलो पॉवर्टी लाइन वुमेन। और ये स्कीम हमने इसके टाइम फ्रेम जितना दिया गया था उसके 7 मंथ्स प्रायर ही हमने पूरी कर ली। तो इतना सा याद रखना, पीएम उज्ज्वला योजना इज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग एलपीजीज टू द वुमेन हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन। ये हमको इतना याद करने की जरूरत नहीं है कि 8 करोड़ वुमेन को हमको देनी थी टिल 2020। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग पहल स्कीम। फुल फॉर्म क्या है? प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ स्कीम, जिसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है पहल। देखिए पहले क्या होता था, our government used to give subsidies, LPG subsidies, but there is a lot of divergence as well as there are lot of bogus cards of LPG connections। तो इससे kind of black में भी LPG connections बिकते थे। But introducing the PAHAL scheme, now the government is using direct benefit transfer of LPG। It means yes, still the government is giving subsidies on LPG connections, but now the subsidy will be directly transferred into the bank's account of beneficiaries। So this is all about पहल scheme। तो 2 स्कीम हमने पढ़ी रिगार्डिंग एलपीजी कनेक्शंस। फर्स्ट इज पीएम उज्ज्वला योजना एंड सेकंड इज पहल स्कीम। आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग ऑपरेशन ट्विस्ट। किससे द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है? बाई आरबीआई। अंडरस्टूड? क्या कर रहा है इसमें? आरबीआई इज यूजिंग इट्स मॉनेटरी टूल कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशंस, in which RBI will simultaneously purchase as well as sell the GSEC government securities। Now which kind of securities RBI is willing to sell and which of the securities RBI is willing to buy? Under Operation Twist, RBI is purchasing long term bonds। किसके? गवर्नमेंट के। सॉवरेन बॉन्ड्स भी कहा जाता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स को। एंड साइमल्टेनियसली इट इज सेलिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ये साइमल्टेनियसली कर क्यों रही है? देखिए वी हैव टू मेंटेन लिक्विडिटी इन द मार्केट। तो जितना कैश मार्केट से सक होना चाहिए, मार्केट से जाना चाहिए, उतना ही कैश अगर मार्केट में आ जाए, सो लिक्विडिटी हैज़ बीन मेंटेन्ड। सो इसीलिए वी आर साइमल्टेनियसली सेलिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स एज वेल एज वी आर एक्वायरिंग प्रोक्योरिंग लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। तो पर इसके लिए भी ओपन मार्केट ऑपरेशन को कंडक्ट करने के लिए भी RBI requires money to buy these long term bonds। सो ये पैसा, ये फंड कहाँ से आ रहा है? देखिए फर्स्टली RBI will sell the short term bonds, और इससे जो भी मनी आएगा RBI के पास, then it will purchase और acquire the long term bonds। इससे 2-3 चीज़ें होंगी। सबसे पहले तो it will increase the economic spending। क्यों? बिकॉज लॉन्ग टर्म बॉन्ड से जितना भी रुपीज आया दे आर अवेलेबल फॉर फर्दर लोन्स बाय द बैंक्स। इसका मतलब देयर इज डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स ऑफ द बैंक्स। तो ये पहली चीज़ है। एंड सेकेंड थिंग इज इट विल चेंज द ग्राफ ऑफ यील्ड कर्व। यील्ड क्या होता है? द इंटरेस्ट
यू आर गेटिंग ऑन अ पर्टिकुलर बॉन्ड। सो ये इंटरेस्ट पहले ज़्यादा था, अब कम होगा। कैसे? देखिए, RBI इज परचेजिंग लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज और लॉन्ग टर्म मैच्योरिटीज ऑफ गवर्नमेंट। इट मीन्स अगर गवर्नमेंट बॉन्ड 50 का है मान लीजिए, तो RBI को इसको खरीदना है, तो RBI 55 रुपीज़ दे के इसको खरीद लेगी। एक्चुअली द होल सिस्टम गॉट शट डाउन बिकॉज चार्जिंग नहीं लगी थी, तो वापस निकालनी पड़ रही है वीडियो, क्योंकि पूरी निकाल चुका था मैं। सो नेवर माइंड, वेर एवर वी वर एट द चेंजिंग ऑफ यील्ड कर्व। तो कैसे चेंज होगा यील्ड कर्व? देखिए, पहले था गवर्नमेंट बॉन्ड 50 रुपये का। नाउ द RBI इज परचेजिंग लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, सो ज़्यादा देगी हमें और हमसे खरीद लेगी 55 का। नाउ वी आर गेटिंग इंटरेस्ट एट द बेस वैल्यू। मान लीजिए 10% था और 50 या 10 रुपीज़ था ऑन 50, बट फॉर द सेम गवर्नमेंट सिक्योरिटी नाउ द RBI इज पेइंग 55. So as soon as the price of the bonds increases, the yield automatically decreases. अगर आपको ये कंसेप्ट और क्लैरिटी में समझना है, so you must follow our basic course of economy that is going on this channel. So by operation twist, 2 to 3 points we have to remember. The first is that RBI is simultaneously purchasing long-term securities and selling short-term securities. इससे क्या हो रहा है? First is the change of the graph of yield curve. The second is the interest on long-term loans will come down. So इससे क्या होगा इफेक्ट थर्ड पे कि देर इज अ इंक्रीज इन इकोनॉमिक स्पेंडिंग इन आवर कंट्री। सो ये चीज़ें याद रखना रिगार्डिंग ऑपरेशन ट्विस्ट। आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग इनविट एंड REIT। फुल फॉर्म क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। देखिए, थोड़ा म्यूचुअल फंड्स का कंसेप्ट जान लीजिए। दीज आर अ पूल ऑफ इन्वेस्टर्स, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मान लीजिए या तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर मान लीजिए, डजेंट मैटर। These all have some small amount of money and they are clubbing their money together to give it to a professional management who is experienced in the field of share market. वो आपका रुपए डिफरेंट शेयर्स में लगा देगा टू डाइवर्सिफाई द रिस्क एज वेल एज टू ऑप्टिमाइज योर प्रॉफिट। तो इसको बोला जाता है म्यूचुअल फंड। तो ये दो ट्रस्ट काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैं। You are individual investors in these funds, and this professional management or professional manager will invest your funds, your money in infrastructure like road, railways, किसमें? In the infrastructure investment trust में। और अगर यही money he will put into the real estate, then it will called real estate investment trust. So these are kind of mutual funds. तो इतनी सी छोटी सी नॉलेज थी, आपको पता रहनी चाहिए। टू बूस्ट डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग, द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। देखिए, इन द प्रीवियस ईयर्स गवर्नमेंट हैज़ इस्टेब्लिश्ड 2 कॉरिडोर्स, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। कहाँ का है ये? वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु। बट एज वी आर फोकसिंग ऑन मेक इन इंडिया, सो वी हैव टू डेवलप आवर indigenous defense machinery, but the testing facilities of these defense machineries we don't have till now. तो हम क्या करते थे? हम पूरा इंडिजिनियस मशीन बना के we have to export it to different country, their testing should be taken place, and after that we will import the same product and then we will induct in our respective forces. तो ये आधी चीज़ हो रही थी कि वी हैव स्टैब्लिश्ड डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स फॉर द फास्ट मूवमेंट, बट वी डोंट हैव डिफेंस टेस्टिंग मशीनरी. सो नाउ दिस स्कीम विल इनेबल द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ वेपन्स टू टेस्ट देयर इक्विपमेंट्स ऑन द इंडियन सॉइल्स ओनली. और ये कहाँ बना दिए गए हैं? डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के ही आसपास बना दिए जाएंगे. कुछ फंड्स चाहिए, तो 400 करोड़ का फंड एलोकेट किया गया है फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे गवर्न होगा डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम. गवर्नमेंट से कितनी पेमेंट आएगी? 75%, एंड प्राइवेट पेपर रेस्ट 25% विल कंट्रीब्यूट. नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग उभरते सितारे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड. टू
institutions, Export Import Bank and SIDBI, Small Industries Development Bank of India. These two institutions has joined their hands together to form Ubharte Sitare Alternative Investment Fund under Ministry of Finance. What is the purpose of this Ubharte Sitare Alternative Investment Fund? The MSMEs who are export oriented. It means these MSMEs are contributing to the expansion of our forex reserve, क्योंकि एक्सपोर्ट कर रहा है ना. बट सम MSMEs आर देयर which are currently underperforming or they are unable to tap their full potential till yet. In future, if we support them, they will able to maximize their manufacturing efficiencies. तो ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगी. So such kind of MSMEs are not able to acquire loans from the bank. क्यों? Because underperform कर रही हैं. So to support such kind of MSMEs, Ministry of Finance, under Ministry of Finance, we have developed a Ubharte Sitare Alternative Investment Fund, which will give the debt and equity funding to such MSMEs. So यही पूरी चीज़ थी उभरते सितारे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में. नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग मधुर फ्लोर मैट्स. देखिए कोई तो अवार्ड मिला इसे, तो इसीलिए ये न्यूज़ में थी. तो हमको तो इतना याद रखना है कि इट इज़ फ्रॉम वेस्ट बंगाल एज वेल एज it has been given GI tag in 2018. Now the last miscellaneous slide देख लेते हैं. अल मुहेद अल हिंदी, इंडिया सऊदी अरेबिया फर्स्ट एवर नेवल एक्सरसाइज. नेक्स्ट इज जायद तलवार, इंडिया UAE नेवल एक्सरसाइज. याद कैसे करोगे? देखिए सऊदी अरेबिया 2 सिलेबल है, सो अल मुहेद सऊदी अरेबिया क्या हो गया. जायद तलवार छोटा है तो इंडिया UAE नेवल एक्सरसाइज हो गई. नेक्स्ट इज चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स. किसने लॉन्च किया है? यूनिसेफ ने. फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वी ऑल नो GV मावलंकर साहब. बट ये भी इम्पॉर्टेंट है एंड आई थिंक इट हैज़ बीन आस्क्ड इन CAPF ऑफ 2019 और 20. फर्स्ट नॉन ऑफिशियल मेंबर टू बी इलेक्टेड एज अ स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली. कौन थे? विट्ठल भाई J पटेल. वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक सबको पता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा लॉन्च किया जाता है. फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स बाई RBI. सुरंगम, ये अगर कोई वर्ड आ जाता है UPSC डायरेक्ट पूछ लेती है व्हाट इज सुरंगम. तो ये एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, अफगानिस्तान के साथ रिलेशन है इसका, एंड इट इज़ अ ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम. आई थिंक इंडिया में भी साउथ में है ये. सो एज द तालिबान हैज़ ओवरटेकन द अफगानिस्तान कंट्री, सो दिस सुरंगम इज डिक्लाइनिंग इन अफगानिस्तान. नेक्स्ट है लॉ ऑर्डर एंड पॉलिसिंग इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट. आप पूछेंगे कि डज UPSC आस्क सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. सो यस, इन 2015 आई थिंक UPSC ने बता दिया था कि यहाँ हमारे पास 3 चीज़ें दी हुई थी, एंड ऑन द अदर साइड इन द टेबल वी हैव गिवन करंट लिस्ट, सॉरी यूनियन लिस्ट, concurrent list and state list, and we have to match the following. So yes, UPSC ask such kind of questions. Law, order and policing is a state subject. लास्ट के 2 देख लेते हैं. कैटल आइलैंड इन उड़ीसा एंड ऑपरेशन देवी शक्ति. कौन सा ऑपरेशन है ये? इन द वार टोन कंट्री ऑफ अफगानिस्तान आवर इंडियन एयरफोर्स इज इवैक्यूएटिंग इंडियन सिटीजन्स एज वेल एज सम सिटीजन्स ऑफ अफगानिस्तान. सो दैट ऑपरेशन हैज़ बीन कोड नेम्ड एज ऑपरेशन देवी शक्ति. सो ये थे पूरे अगस्त महीने के करंट अफेयर्स. इन वीडियोस को बार बार देखिए ताकि आपके जहन में ये सारी बातें बस जाएं. मोर ओवर, रीड, रिवाइज एंड रिकॉल टू गेन मैक्सिमम बेनिफिट्स ऑफ दीज वीडियोस. मोटिवेशन के लिए लाइक कर दीजिए, कमेंट योर सजेशन डाउन बिलो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, टैप दिस सब्सक्राइब एंड बेल आइकन एंड कीप वॉचिंग आवर आई हैव अकेडमी चैनल. तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद.